start the present. Okay. Just wait a second. All Uh, right. all right, so all of the students who have joined till now, please just remember that if you have questions, you can send them in the chat box, or you can just raise your hand and wait for Noor to just point you out. उसके अलावा we have with us Noor, and she's gonna give you her introduction herself. ठीक है, and इसके अलावा lastly, if you have any concerns at all regarding IELTS, you can feel free to just share them here, and this is a safe space. Okay, Noor, you can go ahead. All right. Okay. Hello, everyone. My name is Noor. I have been working as a communication coach for quite some time, actually, like more than 3 years. I studied from Government College University, Lahore, and Forman Christian College University, also in Lahore. So after that, I worked with UNDP, I worked with Marston's Global, I worked with City School, Beacon House, all in the capacity of writing and communication. So I appeared for my IELTS exam in 2020. In that exam, I scored like 7.5. And after that, I tried to approach for PhD, which unfortunately didn't work out because I was switching fields completely, like from environmental sciences to political science. So that's a bit difficult. I was targeting the USA market, and when you switch fields, the acceptance rate is low. But nevertheless, I started the communication coaching thing, and it worked out really well. My students, the testimonials from my students stand out, and they tell me that they benefited a lot from my coaching. Sorry. So without further ado, I'm going to start the presentation for IELTS. मैं अब उर्दू में और इंग्लिश में स्विच करती रहूँगी बातें, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस चीज़ को देख सकें, अप्रोच कर सकें सही से, और कॉन्सेप्ट्स को सही से ग्रास्प कर सकें. इज इट ऑल राइट विद यू ऑल? यू कैन. Yes. ऑल राइट, ठीक है. um, Isha, can you start the presentation, the very first slide? Let me know when my screen is visible. Sure. ओके, ठीक है. Say, yeah. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं ईशा आपको बताती जाऊँगी कि कब नेक्स्ट स्लाइड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि आइट्स एग्ज़ाम होता क्या है और ये क्यों लिया जाता है एंड किस तरह इसमें असेसमेंट्स होती हैं, ठीक है. आइट्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, दैट इज़ आईडीपी ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटिश काउंसिल फ्रॉम यूके, ठीक है. तो अब होता ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस 4 मॉड्यूल्स की बेस पे आपकी असेसमेंट करती हैं. सो द 4 मॉड्यूल्स आर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. अब ये है कि 2 तरह की चीज़ें हैं. एक ये है कि जनरल गाइड्स है और एक है एकेडमिक गाइड्स. इसमें डिफरेंस क्या है? जनरल राइट्स ये होता है कि अगर आपने बाहर जाना है जॉब के लिए, अगर आपने बेसिकली ये जॉब के लिए होता है कि अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री जाना है एंड आपको असेस करते हैं कि आप बेसिक रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, या अगर वो बात कोई अंग्रेज़ी में करें तो आप उसको सही से समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, या अगर आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाए, बोलने के लिए कहा जाए, तो एक पूरा एक फॉर्मेट होता है, एक कंपास होता है एक पर्सन का, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो आप कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते. अच्छा, अब मैं बात कुछ बेसिक डिफरेंसेस स्टार्ट करूँगी. रीडिंग में और एकेडमिक गाइड्स में. एकेडमिक गाइड्स यूजली स्टडीज़ के लिए होता है. एकेडमिक गाइड्स और रीडिंग जनरल गाइड्स में बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग पार्ट में जो पहला मॉड्यूल होता है, देयर आर 2 पार्ट्स राइटिंग में, ठीक है. जो पहला मॉड्यूल होता है उसमें जनरल में आपको लेटर लिखने के लिए कहा जाता है, और जो सेकंड मॉड्यूल होता है उसमें ऐसे ही होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक गाइड्स तो उसके अंदर फर्स्ट जो आपका पार्ट होता है विच इज़ अराउंड, आपको 20 मिनट उस पे स्पेंड करने होते हैं.
तो उसमें ये होता है कि आपको कोई ग्राफ दिया जाता है, जैसा कि लेट्स सी देयर इज़ अ लाइन ग्राफ और देयर इज़ अ बार चार्ट, या एक मैप दिया जाएगा या कुछ भी इस तरीके से एक चार्ट दिया जाएगा, जिसको आपको एनालाइज़ करना होगा। एनालाइज़ करके आपको उस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन देनी होगी, ठीक है? अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड एक और क्या डिफरेंस होता है, बाकी पूरा टेस्ट का फॉर्मेट सेम ही होता है, जिसमें रीडिंग भी आ जाता है, लिसनिंग भी आ जाता है, स्पीकिंग भी आ जाता है। बट रीडिंग में थोड़ा-सा व्हेन इट कम्स टू जनरलाइज़्ड पैराग्राफ का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। व्हिच मीन्स दैट कि एकेडमिक में बेसिकली आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि लेट्स से अबाउट नेशनल ज्योग्राफिक में बताई जाती है, एक आर्टिकल दिया जाता है या कुछ मोर साइंटिफिक, मोर एकेडमिक, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू द जनरल, तो उसके अंदर थोड़ी-सी जनरलाइज़्ड या ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि एक जनरल ऑडियंस एनालाइज़ कर सके। अच्छा, अब पेपर बेस्ड आइट्स भी होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड आइट्स भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड आइट्स में क्या डिफरेंस है? पेपर बेस्ड आइट्स में ये होता है कि यू आर गिवन अ पेपर जिसके ऊपर आपका रीडिंग का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? आपके पास आपने पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको वही 60 मिनट्स दिए जाएँगे, आपने वो टेक्स्ट करना है। कंप्यूटर बेस्ड में ये होता है कि कंप्यूटर के ऊपर आपके पास सामने स्क्रीन होगी जब आप इस सेंटर जाएँगे, ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी ऑस्ट्रेलिया, और स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आपको टाइप करना होगा और वही 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर लिसनिंग में भी ये होता है कि आपको हेडफ़ोन्स दिए जाते हैं और पेपर पे होता है टेस्ट, और जो कंप्यूटर बेस्ड है उसके अंदर स्क्रीन पे होता है। स्पीकिंग दोनों के सेम होते हैं, ठीक है? स्पीकिंग में ये होता है कि आपके सामने आइदर एग्ज़ामिनर बैठा होता है या आपके सामने एक एग्ज़ामिनर किसी स्क्रीन के थ्रू जॉइन करता है आपको, ठीक है? एंड देन दे असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स। अच्छा, अब मैं फर्दर बाकी जो फॉर्मेटिंग हर चीज़ लेटर ऑन फर्दर बताऊँगी, ठीक है? नाउ रीडिंग, राइटिंग राइटिंग का भी ऐसे ही होता है। अम, ईशा, अभी आप प्रेज़ेंटेशन नहीं चलाएँ, मैं आपको बताती हूँ। बैक करें? मतलब यस, ठीक है, ओके। सो राइटिंग का मैं आपको बताती हूँ। राइटिंग में ये होता है, राइटिंग में भी आपके पास स्क्रीन पे टेस्ट होते हैं एंड देन यू हैव द टेस्ट ऑन पेपर। टाइमिंग सबकी सेम होती है। अच्छा, अब इसके अंदर रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ। रिज़ल्ट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका अर्ली आ जाता है। उसका आपका टेस्ट रिज़ल्ट लाइक विदिन अ वीक आ जाता है, ठीक है? एंड देन जो आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके आपके रिज़ल्ट आते हैं आफ्टर 15 डेज़। यूजुअली जब मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ स्टूडेंट्स की वन ऑन वन, दैट इज़ फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बिकॉज़ इट्स ईज़ियर फॉर मी, क्योंकि रिमोटली मेरे लिए ईज़ी होता है एंड आई एम मोर प्रोफिशिएंट इन दैट। ठीक है, ईशा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, लिसनिंग मॉड्यूल। अब हम आ जाते हैं कि लिसनिंग मॉड्यूल में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें असेस की जाती हैं, ठीक है? अच्छा, लिसनिंग मॉड्यूल में असेस किया जाता है कि आप डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट्स को ग्रास्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा ब्रिटिश इंग्लिश में 8 बोलता है, ठीक है, 8, एंड देन अमेरिकन इंग्लिश में बोलता है एंड देन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में बोलता है, तो डिफरेंट टेस्ट के थ्रू किया जाता है। आपके पास किसी भी एक्सेंट में टेस्ट आ सकता है। देयर आर 4 यू नो स्टेजेस जिसके अंदर आप कह सकते हैं लिसनिंग का टेस्ट आपका डिटरमाइन होता है। 40 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। अच्छा, पहली चीज़ जो होती है इन द वेरी फर्स्ट, लाइक देयर आर 40 क्वेश्चंस टोटल। 40 क्वेश्चंस, 30-40 या ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि आपको एक पर्सन, the person is speaking about something. So let's say that I am speaking about someone who is looking to buy a car. ठीक है, अब मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दैट आप ये कार लेना चाह रही हैं, तो वो मुझे बता रही हैं कि ठीक है, मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, ये नंबर है इसका, एंड देन आई वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ कार। तो आपने क्या करना है, आपने उन कीवर्ड्स को ग्रास्प करना है एंड देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक आ गई, फिर आ जाते हैं आपके पास एमसीक्यूज़। इसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं। एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि
Either there are two persons discussing or there is a group discussion going on. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर और क्या चीज़ होती है? इसके अंदर और चीज़ ये होती है दैट व्हेन इट कम्स टू देयर इज़ दिस मैप रीडिंग, जिस पे बहुत लोगों को मसला आता है. मैप रीडिंग में प्रोफिशिएंट होने के लिए आपको मैप की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है. आपको देखना होता है लाइक दे गिव यू अ मैप, ठीक है? और मैप में दिखाया जाता है कि नॉट लाइक पाकिस्तान का मैप, बट लेट्स से देयर इज़ दिस layout of library. There is this layout of a park, and they are telling you that this person went straight and then south and then this and there, and then आपको डिटरमाइन करना होता है कि बिल्डिंग ए कहाँ पे थी और बिल्डिंग बी कहाँ पे थी, एंड देन क्या चेंजेस आएंगे इस तरह से. ठीक है. अच्छा, अब MCQs हो गए. देन देर इज ऑब्वियसली द क्वेश्चन आंसर थिंग, जहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका नीचे वन वर्ड में आंसर करना होगा. इस तरह से भी होता है. तो इस टेस्ट को करने में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों को मुश्किल आती है. लिसनिंग इज़ वन ऑफ द टेस्ट जहाँ पे आपके अगर लाइक देर आर स्कोर जो चार्ट होता है ना, आपका 0 to 9 जाता है. ठीक है. इसके अंदर 4 बहुत बेसिक होता है और 9 लाइक द मोस्ट परफेक्ट स्कोर एवर. ठीक है. तो लिसनिंग इज़ द ओनली टेस्ट जहाँ पे आपके पूरे 9 आ सकते हैं. इट्स क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि सारे आंसर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं. अगर आपने सही से सुन लिया है तो आपके आंसर्स सही आएंगे. लाइक यू कैन हैव फुल स्कोर्स इन द लिसनिंग टेस्ट. अच्छा, अब लिसनिंग में ये भी होता है कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल बोला है ना, ठीक है, अगर आपने अपनी एंग्जाइटी में या आपको टेस्ट की टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस भी होती है. अगर आपने एस सुन लिया फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, आप एस लगाएंगे, आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा. अगर आप एक फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाएंगे, आपका टेस्ट आपका जो है ना आंसर कैंसिल हो जाएगा. तो बहुत माइन्यूट स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं ना, वो आपके आंसर्स मतलब आपके जो स्कोर हैं वो कम करती हैं. अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि अगर उन मतलब टाइम मैनेजमेंट की जब बात करें तो टाइम मैनेज हो जाता है. जब आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी, नॉट लाइक कि आप एक दिन में 4-5 टेस्ट कर रहे हैं, बट जनरली अगर आप 1 मंथ लगाएँ प्रैक्टिस करें, हर रोज़ एक टेस्ट करें, तो हो जाती है प्रैक्टिस. आप उसको एनालाइज़ करें या एक एक्सपर्ट से एनालाइज़ करवाएँ एंड देन दे डिस्कस विद यू, तो फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. सो फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ काम करती हूँ, वो ये करती हूँ कि आई गिव देम लिसनिंग टेस्ट एंड देन उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, लाइक जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो मेरे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं. और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग उस स्पेसिफिक यू नो जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं. एंड देन मैं खुद वो ऑडियो प्ले करके देखती हूँ कि किस तरह आंसर्स मैच कर रहे हैं. एंड देन मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि यार आपने ये आंसर इस तरह से लिखना था, उस तरह से नहीं लिखा है. अच्छा, इसके अंदर एक और ये चीज़ होती है कि समटाइम्स द आंसर इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट वर्ड. सो लेट्स से कि ऑडियो चल रही है, उसमें देयर इज़ दिस गर्ल कॉल, लेट्स से हर नेम इज़ कैथी. ठीक है. तो कैथी ने कहा है कि आई वाज़ रियली हैप्पी, आई वाज़ रियली हैप्पी टू गो टू स्कूल. एंड देन आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे जो क्वेश्चन आया उसके अंदर लिखा हुआ है हु वाज़ जॉयफुल. ठीक है. अब इसमें आ गया सिनोनिम. इसमें आपको एग्जैक्टली हैप्पी का वर्ड नहीं मिला. ये मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ. सिनोनिम्स डिफिकल्ट भी आते हैं, ठीक है, तो इसलिए वोकैबुलरी पे नॉट द काइंड ऑफ वोकैबुलरी जिसके अंदर आप कह सकते हैं दैट आपको बहुत मुश्किल वर्ड्स आने चाहिए, बट एक बेसिक लेवल की वोकैबुलरी आनी चाहिए. बेसिक इमोशंस की वोकैबुलरी आनी चाहिए. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको लिसनिंग टेस्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. रीडिंग वॉल्यूम. अच्छा, रीडिंग में ये होता है कि आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं? या इट्स अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स. ठीक है. आपके पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं और उन 3 पैराग्राफ्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस की टाइप्स में आपके पास आते हैं एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड जिसमें आपको हेडलाइन देनी होती है
कि इस पैराग्राफ की क्या हेडलाइन बनेगी। ठीक है, कभी कभार आपको हेडलाइन मैच करनी पड़ती है, कभी हेडलाइन से पैराग्राफ मैच करना पड़ता है। अब ये मिक्सचर जो है ना, ये लाइक पैराग्राफ ए बी एंड सी तीनों में आती हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, अब होता ये है कि रीडिंग, क्योंकि हमें रीडिंग करने की आदत नहीं रहती, व्हेन इट कम्स टू लाइक डिटेल रीडिंग करने की हमें आदत नहीं रहती। ठीक है, जब हम लोग अपनी जॉब्स में आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो जो लोग कम रीडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये टेस्ट। और जो उन लोगों को रीडिंग करने की आदत होती है उनके लिए आई वुड से इट्स अ बिट ईजियर फॉर देम। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि प्रैक्टिस से वो काम नहीं कर सकते। ज़रूर प्रैक्टिस आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, रीडिंग में ये होता है, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ। व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग मॉड्यूल ना, रीडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि आपका पैराग्राफ ए है, बी है, सी है, वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं होता। जो बहुत बेसिक टिप है रीडिंग की वो ये है कि जब आप रीडिंग का टेस्ट ओपन करें, देर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड ielsonlinetest.com, जो कि यूजली मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ और उसी पे ही मैं उनको टेस्ट असाइन करती हूँ। अच्छा, अब आपके पास रीडिंग का टेस्ट आ गया। आपने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, देर इज दिस पैराग्राफ अबाउट लेट्स से लिजर्ड्स। ठीक है, एंड वी हेट लिजर्ड्स। नहीं पसंद किसी को भी कि आप कॉकरोचेज हैं या एनीथिंग डिस्गस्टिंग, एंड यू हेट दैट पैराग्राफ। अब आपने एक बहुत बेसिक एडवाइस सुनी होगी, विच आई पर्सनली डोंट रिलेट टू, एंड दैट्स ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग का मतलब ये है, इट्स एन ईडियम। इसका मतलब ये है दैट आपने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है और उसके बाद आसान काम की तरफ आना है। मेरा ये मानना है कि आप सबसे ईज़िएस्ट काम सबसे पहले कर लें, ताकि आपका ब्रेन जो फ्रीज़ मोड पे हुआ है ना, वो उसकी मशीनरी चलना शुरू हो जाए। जब आपके ब्रेन की मशीनरी चलना शुरू होगी, तब आपके लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी personal example that's not related to IELTS, but just let me put it out there. So a couple of days ago, is my voice clear now? I can reconnect my mic, yes. Is my voice clear now, Isha? Yeah, much better. Okay, all right. So, all right, Jamshed, yeah, thank you for your feedback. Yeah, so a couple of days ago, I was at my room. I was, organizing stuff. And when I organized all the stuff, I was able to handle a problem that I was able to handle a broken drawer instead of calling the carpenter or anyone else. And it was just beyond my perception how I did that. But um, even professionally speaking, the task I do in DP and in other organizations, the easy task if you do first, you have time to tackle the difficult task later. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास पैराग्राफ ए बी और सी आए हैं। आपने तीनों चीज़ों को देखना है, पैराग्राफ ए बी और सी। आपको जो सबसे इजी लगता है, जिसका कंटेंट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आपने वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और फिर बिल्कुल लास्ट में वो कंटेंट अटेम्प्ट करना है जो आपको आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, ताकि जो आपके पास ड्यू टाइम है उसके अंदर आप सारे कंटेंट अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, कोई भी आंसर आपने लिसनिंग में, रीडिंग में नहीं छोड़ना। आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, जस्ट पुट द लेटर एक्स देयर। ठीक है, एंड देन एट द एंड आपने क्या करना है, आपने उसमें कुछ ना कुछ लिख देना लाजमी, बेस्ड ऑन जब आप उसको रिव्यू कर रहे होंगे टेस्ट को, उसको प्रूफ रीड कर रहे होंगे अपने आंसर्स को, तो आपने उसको उसमें कुछ ना कुछ लिख देना लाजमी। ठीक है, हो सकता है वो ठीक हो जाए। सो ब्लैंक नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि रीडिंग में जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि स्कोर्स लो आते हैं। लाइक स्कोर 4 भी आ सकता है आपका, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, एंड देन यू आर एमिंग फॉर 7.5 8। डिसअपॉइंट नहीं होना बिल्कुल भी। आप प्रैक्टिस करेंगे हर रोज़, आपका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस में आपने एक टेस्ट करना है, एक ही दिन में 3-3 4-4 टेस्ट नहीं करने, आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। एंड रीडिंग का टेस्ट आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है, तो ओवरवेल्म नहीं होना, बहुत सारे टेस्ट नहीं करने, एक टेस्ट रोज़ करके आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। राइटिंग मॉड्यूल। अच्छा, राइटिंग का काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। राइटिंग में पहले बताऊंगी कि जनरल में क्या होते हैं, एंड देन आई विल कम टुवर्ड्स द एकेडमिक साइड। जनरल में ये होता है कि आपके पास 3 तरह के लेटर्स आते हैं इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पूरा टेस्ट आपका 60 मिनट्स का होता है। फर्स्ट पार्ट में आपको 150 टू 200 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है, दैट इज लाइक 20 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड पार्ट का जब आपका टेस्ट होता है वो होता है 40 मिनट्स का, जिसके अंदर आपके पास जो राइटिंग के मॉड्यूल्स हैं दैट लाइक आपके पास जो टाइम होता है वो 40 मिनट्स होता है एंड वर्ड काउंट आपका 250 मिनिमम होता है, 250 टू 300, ठीक है। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन जो यूजली रहती है वो फर्स्ट पार्ट के लिए 170 टू 180 वर्ड्स रहती है, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए रहती है कि आप 270 टू 280 वर्ड्स लिखें, लाइक 300, 250 टू 300 के बीच में ही रहें, ठीक है। इसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्ट जनरल की बात करते हैं, जो लेटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर में लेट्स से कि आपको कहा गया कि आपका कहीं पे एडमिशन हुआ है और आप ने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि या फिर अपने डिपार्टमेंट हेड को लेटर लिखना है या एडमिशन कमेटी को कि आप 1 वीक लेटर ज्वाइन करेंगे, और उसकी आपने एक प्रॉपर रीज़निंग देनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर हो गया, उसकी लैंग्वेज भी कंप्लीटली फॉर्मल होगी। उसका जो सैल्यूटेशंस होती हैं, लाइक आप डियर कहते हैं, सर कहते हैं, जो भी फॉर्मल होगा, ठीक है। उसकी कंक्लूजन भी फॉर्मल होगी। फिर हम आ जाते हैं, और इसके अंदर यूजली मैं रिकमेंड करती हूँ कि राइटिंग 3 पैराग्राफ्स, लाइक 50 टू 70 वर्ड्स फॉर ईच पैराग्राफ। अच्छा, अब आ जाते हैं सेमी फॉर्मल लेटर्स की तरफ। सेमी फॉर्मल लेटर्स कौन से होंगे? सेमी फॉर्मल लेटर्स होंगे जहाँ पे आप अपने लैंडलॉर्ड को लेटर लिख रहे हैं, जहाँ पे आप लिख रहे हैं लेटर अपने नेबर को कि भाई आपके बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, तो यू नो क्या ख्याल है, आई एम जस्ट सेंडिंग विद दिस फॉर्मल लेटर, क्योंकि when it comes to societies outside Pakistan, like outside the South Asia and Middle East, तो यूके यूएस में नेबर्स के साथ इतनी ज़्यादा इनफॉर्मल इंटरेक्शन नहीं रहती, तो इसलिए वो सेमी फॉर्मल के उसमें सेंस में लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल क्या हो गई कि आप लेट्स से कि अम, अपनी कम्युनिटी मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ना मोहल्ले में पार्किंग ठीक नहीं है, तो आप जी पार्किंग का एरिया बना दें, ठीक कर दें। ये हो गया आपका सेमी फॉर्मल लेटर। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है कि आप एड्रेस कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने किसी पुराने आप कह सकते हैं, या मतलब फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही आते हैं इसके अंदर मोस्टली, ठीक है। कि आपने अंकल को लेटर लिखना है कि आपने गर्मी की छुट्टियों को जाना है, उनके पास आना है, या आपने लिखना है आप फ्रेंड की बर्थडे नहीं अटेंड कर सके तो आपने उसको लेटर लिखना है। अब even though I'm the instructor here, but I don't see the reasoning of writing letters in social media age. But anyhow, that's their format. अच्छा, अब आ जाते हैं कि एकेडमिक में क्या होता है फर्स्ट पार्ट में। एकेडमिक में फर्स्ट पार्ट में आप गूगल करें ना, आपके पास जितने भी ग्राफ के टाइप्स हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कंबाइंड लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन, कभी कभार पाई चार्ट एक जगह पे आ रहे हैं, लाइन ग्राफ एक जगह पे आ रहे हैं, दोनों को मिला के बताना है, ठीक है। कभी कभार आपके पास हिस्टोग्राम आ रहा है, कभी कभार आपके पास यू नो मैप भी आता है, मैप का लेआउट भी आता है, ठीक है। जिसके अंदर आपने डिस्क्राइब करना होता है कि भाई प्लान ए 2012 में बना था एंड प्लान बी जो है इसी पूरे शॉपिंग मॉल का बना था इन लेट्स से 2022। तो आपने कंपेयर करना भाई क्या डिफरेंस आया। अच्छा, इसके अंदर भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का होता है, सॉरी, जिसके अंदर जो सॉरी आई एम कमिंग बैक टू द जनरल, मैं एक पॉइंट मिस कर गई थी। जनरल में ना आपके पास 3 प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें बतानी हैं। सो लेट्स से अगर फ्रेंड की बर्थडे है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि आप क्यों नहीं आए। आपने उसके बाद बताना है
आपने पहले तो उसका हाल चाल पूछना है, उसके बाद आपने बताना है कि आप क्यों नहीं आए, एंड देन थर्ड पे आपने उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ करना है। आपने उन्हीं पॉइंट्स को ही फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पॉइंट सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। नाउ बैक टू द एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट में क्या होता है कि आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। आपने ग्राफ में एनालाइज करने के क्या ट्रेंड जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप बताएंगे कि यार लेट्स से देयर इज दिस ग्राफ जिसके अंदर 2000 से 2005 तक ट्रेंड दिखाया है ऑफ कैप्स सोल्ड इन मेलबोर्न, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब उन्होंने ट्रेंड दिखाया कि इतनी जो है ना मिलियंस कैप्स सोल्ड हुई थी। हैट्स की बात कर रही हूँ, कैप्स की बात कर रही हूँ। आपने ये नहीं बताना कि 2005 में 22,000 हुई थी, 2008 में इतने साउंड। आपने एक ट्रेंड बताना है, ठीक है, कि द कैप्स दिस कि वो इंक्रीज हुई हैं, देयर वाज दिस सर्ज दैट वी कैन सी इन दोस सेलिंग ऑफ कैप्स, ठीक है। अब उसमें ग्राफ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक गाइड्स। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा या फिर आपको प्रॉपर सेशंस लेने होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एस्से की तरफ। एस्से में दोनों में सेम होता है, ठीक है। एस्से की 5 टाइप्स हैं। आर्गुमेंटेटिव एस्से होता है, ठीक है। टाइप्स की तरफ अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में करूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जनरली मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक आपके पास एस्से आ जाता है जिसके अंदर दे आस्क यू द सॉल्यूशन। So let's say that they say that there is this problem with climate change going on for quite some time, and what is the solution to it? एक आपके पास ये ऐसे आ गया। दूसरा ऐसे आपके पास आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का, ठीक है। तीसरा ऐसे आपके पास आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से आउटपे करते हैं नहीं करते, सही है। देन देर इज दिस ऐसे जहाँ पे आपसे ओपिनियन का पूछा जाएगा कि भाई आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। लेट्स से दैट देयर इज दिस एसे अबाउट रेंटिंग अ हाउस। ये अभी रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट को करवाया था कि मोस्ट पीपल prefer to rent a house rather than buying a house. So, do you agree with this strategy for the long term view? तो उसके अंदर स्टूडेंट ने अपना फिर व्यू पॉइंट देना होता है। अच्छा, आई थिंक राइट नाउ मुझे इतना याद आ रहा है, माइट बी फर्दर ऑन बाद में मैं आपको बता सकूं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऐसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे में और जनरली जो पार्ट वन होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको असेस किया जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रामर, लेकिन ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि इट्स 25% ऑफ योर क्राइटेरिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस ये होती है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सेकेंड पैराग्राफ से लिंक कर रहा हो, ठीक है। एक फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है, इट्स लिंकिंग, एक फ्लो बन रहा है, एक स्टोरी की सेंस बन रही है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से लिंक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेंटेंस में कोई और आइडिया की बात करें, सेकंड सेंटेंस में कंप्लीटली देयर इज दिस डिफरेंट आइडिया। आई हैड अ स्टूडेंट जिनका मेन प्रॉब्लम जो है कोहेरेंस एंड कोहेजन का ही था। कोहेरेंस का पर्टिकुलरली। कोहेजन क्या होती है? कोहेजन होती है सेंटेंस मेकिंग, कि आपको जो सेंटेंस है उसमें वर्ड्स की जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से हो कि उसकी सेंस बन रही हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा ना लग रहा दैट जस्ट यूजिंग रैंडम वर्ड्स और इडियम्स जस्ट बिकॉज आपके माइंड में है, आपको याद है कोई इडियम या आपने कोई वर्ड याद किया हुआ है, एंड देन यू आर यूजिंग इट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। तो मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड कि उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी में जो सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी होती है ना, विच इज द बैंड 9, उसमें ये होता है कि आपकी जो इससे का टॉपिक है उससे आपकी वोकैबुलरी, उससे आपकी वर्डिंग रिलेट कर रही हो, ठीक है। अगेन आई रिट्रेट द पॉइंट कि डिक्शनरी से वर्ड्स याद करके रैंडमली ऐसे में नहीं लिखने। या आपको जो मोस्टली आइट्स अकेडमी करवाती हैं कि आपने दे गिव यू सम सेट ऑफ वर्ड्स कि आपने ऐसे में लिख कर आना है, ये काम नहीं करना। इस आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, ये डोंट लुक सोफिस्टिकेटेड, आपकी राइटिंग में फ्लो नहीं आता, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, क्या पॉइंट्स कवर हो गए हैं? ग्रामर क्या होगी? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, देन देयर इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, then there is coherence and cohesion, and what was the fourth point? Yeah, topic response. सो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर टास्क अचीवमेंट इसको कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होगा आइट्स ऐसे का उसके अंदर इसको कहते हैं टास्क रिस्पॉन्स, कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने लिखा ही नहीं लिखा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें टॉपिक से हट जाते हैं, ठीक है। लेट से आपको पूछा जा रहा है अबाउट फास्ट फैशन और आप बात करने लगे अबाउट सस्टेनेबल फैशन, वो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप उससे रिलेटेड भी बात करने लग जाएं बट टॉपिक से हट गए हैं तो आपके टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स कम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एसए की, और अभी मैं एसए की बात करूँगी क्योंकि एसए में बहुत सारे लोगों को बहुत मसले आते हैं कि एसए में वोकैबुलरी नहीं है आपके पास, या यू डोंट हैव नॉलेज टू एड्रेस दैट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी रीड अ न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, आप फॉब्स पढ़ें, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ें, कोई एक आर्टिकल लाजमी पढ़ें, ठीक है। इसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आपकी सेंटेंस मेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड देन आई विल रिकमेंड कि आप फ्री स्टाइल राइटिंग करें। फ्री स्टाइल राइटिंग में ये होता है कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है विदाउट एनी स्ट्रक्चर यू ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है। आप टाइमर लगा लें 5 मिनट का, फ्री स्टाइल राइटिंग करें, इससे आपकी राइटिंग काफ़ी इंप्रूव होगी। फ्री स्टाइल राइटिंग में आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर राइटिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ईशा, या ओके, स्पीकिंग पे आते हैं। स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये होता है कि दे आस्क यू सम क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप कह सकते हैं स्मॉल टॉक होती है। स्पीकिंग टेस्ट यूजली 15-20 मिनट का होता है, ठीक है। कभी कभार आधा घंटा भी जा सकता है बट दैट्स अ रेयर केस। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ब्रेकिंग द आइस, कि जनाब आप कहाँ पे रहते हैं, क्यों रहते हैं वहाँ पे, क्या अच्छा लगता है, स्कूल कहाँ गए थे, क्यों गए थे, स्कूल में कोई फ्रेंड्स जो कि अभी तक हैं आपके पास, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर वो देखना चाहते हैं कि आप बेसिक क्वेश्चंस अपने बारे में आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है विच इज़, लेट्स से कि आपको टॉपिक दिया जाता है अबाउट योर फेवरेट बुक, आपको टॉपिक दिया गया है अबाउट योर फेवरेट मूवी, और अ सीज़न यू लाइक और अ सीज़न यू हेट, ठीक है। आपकी फेवरेट मेमोरी, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, एक छोटा सा क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड इज जस्ट लाइक अ रेगुलर कार्ड, जैसे आपके पास शादी ब्याह के कार्ड आते हैं, वही वाला पेपर बना हुआ होता है या सिंपल प्रिंटिंग पेपर होता है, जो कि एग्जामिनर आपको हैंड ओवर करता है। उसके अंदर टॉपिक लिखा हुआ होता है और इसके बाद 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। सो लेट्स से आई विल स्टार्ट विद माय फेवरेट बुक, ठीक है। फेवरेट बुक का आपके पास टॉपिक आ गया, पॉइंट क्या लिखा होगा, फर्स्ट पॉइंट प्रॉम्प्ट का लिखा होगा, फेवरेट बुक क्यों है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा होगा किस जॉनरा की है, किस ऑथर ने लिखी है। थर्ड पॉइंट क्यों पसंद है। फोर्थ पॉइंट आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप किस तरह के वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, इस तरह के अंदर आप वोकैबुलरी यूज़ करेंगे अबाउट जॉनरा, अबाउट पब्लिशिंग, ऑथर, ठीक है, बुक क्वालिटी, रीडिंग इट ऑनलाइन ऑन iPad, और रीडिंग इट ऑफलाइन जिसमें आप हार्ड कवर आपके पास बुक्स आ जाती हैं, आपके पास सॉफ्ट कवर बुक्स आ जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैं। आपके पास कौन सी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, ऑनर अच्छा लगता है आपको बुक्स का। अब इसके अंदर आपके पास 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर आप 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम है, ठीक है। वो टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत सारी। एंड देन देर इज़ 2 मिनट्स जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। तो 2 मिनट आपको कॉन्टिन्यूसली बोलना पड़ता है, जब तक आपको एग्जामिनर ना रोके तब तक आपने बोलना है, लाजमी बोलना है। और आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि आप 2 मिनट्स में वो सारा टॉपिक कवर कर लें। अच्छा, इसके अंदर मोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि वो एक प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करते करते या 2 प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करते करते बाकी जो रिमेनिंग प्रॉम्प्ट्स हैं वो छोड़ देते हैं, या उनसे
अननेचुरली सॉरी नेचुरली उनसे स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोहेरेंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। द सेकंड पार्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में होते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस। डिस्कशन क्वेश्चंस लाइक अगर मैं बुक की बात करूँ, कंटिन्यू करूँ, तो डिस्कशन क्वेश्चंस वुड बी लाइक कि आजकल रीडिंग का ट्रेंड कम हो रहा है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़? व्हाई डू यू थिंक इट्स द केस? या फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कि आजकल जो ऑनलाइन रीडिंग है और जो ऑफलाइन रीडिंग है, उसके अंदर क्या आप डिफरेंस फील करते हैं? और व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन अबाउट इट? एंड देन व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बुक रीडिंग? इस तरह से आपके पास बहुत सारे आपसे पाकिस्तान के बारे में भी पूछा जा सकता है। जब मेरा टेस्ट हुआ था तब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे अबाउट रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। सो दैट वाज अ रियली डिफिकल्ट टॉपिक। लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारी टेड टॉक्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेती रहती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था। बट जो लोग बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करते इंफॉर्मेशन को, अच्छा जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो डिस्कशन पार्ट होता है, उसके अंदर दे एक्सपेक्ट यू टू नॉट जस्ट स्पीक इन वन सेंटेंस बट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस एंड फॉलो इट विद एन एग्जाम्पल। इसके अंदर आप जो चेक किया जाता है ना आपकी स्पीकिंग के बारे में, वो ये किया जाता है कि आपको जनरल नॉलेज है या नहीं है, जनरल चीज़ों के बारे में। आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप लेट्स से ट्रेड के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब इस चीज़ को कैसे करना है? इस चीज़ को करने के लिए आपने पॉडकास्ट सुनने हैं, ठीक है? आपने पॉडकास्ट सुनने हैं, आपने इंटरव्यूज़ देखने हैं, आपने टेड टॉक्स देखनी है एंड देन उन बातों को डिस्कस करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ इन इंग्लिश, ठीक है? तो इस तरह आपकी अपनी भी इंग्लिश बेहतर होगी और आपको खुद भी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ जब तक आप उसको प्रोसेस ना कर लें, अपने बोल ना लें या लिख ना लें, तब तक आपको याद नहीं होती। तो बेहतर है कि आप इस तरीके से याद करें, इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रोसेस करें। स्पीकिंग में 4 क्राइटेरिया होते हैं, देयर आर 4 क्राइटेरियाज़ जिसके अंदर आपको जज किया जाता है। पहला है फ्लुएंसी, ठीक है? फ्लुएंसी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो कि बहुत लोग लेते हैं कि आपकी जो एक्सेंट है वो बिल्कुल ब्रिटिश होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका एक्सेंट ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, आपका एक्सेंट सऊदी हो, इट डज़न्ट मैटर। आप जो बात कर रहे हैं, वो आप कन्वे कर सकें। और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरह आप जिसको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन सॉरी होमोफोन्स तो सेम साउंड करते हैं, बट जनरली स्पीकिंग जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी-सी भी डिफरेंट हो जाए तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है उस एनवायरनमेंट में ब्लेंड करने के लिए इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ब्लेंड करने के लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि उनको समझ आए, उनकी पॉपुलेशन को समझ आए, जनरली स्पीकिंग, ठीक है? बेशक उनसे एक्सेंट मैच ना भी करते हो तो उनको आपकी प्रोनाउंसिएशन समझ आनी चाहिए। सेकंड इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप बेसिक बात कर सकें, आप में बहुत बेसिक मिस्टेक्स ना हो, जैसा कि हैज़ हैड वाली मिस्टेक ना हो, वर वाज वाली मिस्टेक ना हो। ये ऐसा ना हो कि आप मतलब फर्स्ट सेंटेंस में आप पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली मिस्टेक्स ब्लंडर्स नहीं करने। अब आ जाते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज की तरफ। लेक्सिकल रिसोर्स आपके टॉपिक से रिलेट करने चाहिए। अच्छा, स्पीकिंग में और आपके पास आता है राइटिंग में। इन दोनों में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं ईडियम्स के थ्रू। जब आप एक भी ईडियम यूज़ कर लें तो आपके मार्क्स लेक्सिकल रिसोर्स वाले एरिया में इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं यूज़ करना कि आपने जस्ट एक रैंडम ईडियम याद किया बट आपने यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना। अगर आपको उससे रिलेटेड ईडियम आ रहा है तो फिर आप यूज़ करें। जैसे कि अभी भी कुछ देर पहले मैंने यूज़ किया था ईट द फ्रॉग, तो वो रिलेट कर रहा था, वो जॉइन कर रहा था, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में था। तो अगर कॉन्टेक्स्चुअल ईडियम है देन वेरी गुड, अगर कॉन्टेक्स्चुअल ईडियम नहीं है तो फिर आप ना यूज़ करें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है कि कुछ इडियम्स जो है ना वो आउटडेटेड हो गए हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस इडियम कॉल्ड आई थिंक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स अ वेरी आउटडेटेड इडियम। ये अभी तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आप मॉडर्न इडियम सर्च करें, उनको याद करें, पुराने इडियम्स को भूल जाएं
जो हमें 2002 में पढ़ाए गए थे स्कूल्स वगैरह में या इस तरह से उनको बिल्कुल भूल जाएँ। न्यू इडियम्स सर्च करें, न्यू इडियम्स याद करें। सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है एंड इडियम्स की वोकैबुलरी तरीका बात करने का चेंज हो गया। अच्छा, मैंने बात कर लिया ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की, प्रोनाउंसिएशन की, लेक्सिकल रिसोर्स की एंड देन देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड टॉपिक रिस्पॉन्स, ठीक है? um, आई थिंक यही होता है, या इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आई माइट फॉरगेट, ठीक है? बट आई थिंक इट्स ओके, इट्स माय वेरी फर्स्ट वेबिनार एंड आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ सम लाइक कह सकते हैं दैट मार्जिन में अपने आप को कुछ दूंगी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर आपसे जो टॉपिक बात की गई है, अगर आपको बात समझ ना आए एग्जामिनर से, ठीक है, तो आपने व्हाट दैट थिंग दैट इमरान खान सेड, घबराना नहीं है। आपने एग्जामिनर से बात कर लेनी है, आपने पूछ लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, या डू यू मीन दिस एंड दैट। सो फॉर एग्जांपल बात करते हैं फास्ट फैशन की, मैंने अभी एग्जाम टर्म यूज़ किया है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा फास्ट फैशन का, ठीक है? इट्स कम्प्लीटली ओके। तो अगर बात करें फास्ट फैशन की एंड एग्जामिनर आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट फास्ट फैशन और इज इट सस्टेनेबल और नॉट, ठीक है? या व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाई वैल्यू ब्रांड्स हु आर चार्जिंग वे मोर देन यू नो नॉर्मल ब्रांड्स। तो आप बात क्या करेंगे, या आप कह सकते हैं इसको ड्रग स्टोर ब्रांड्स कह सकते हैं। अब बात इसमें ये होगी कि आपने बजाय ये एग्ज्यूम करने के कि भाई फास्ट फैशन वो होता है जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बनते हैं, बहुत सारे लिटरली ले लेते हैं, ठीक है? तो ये एग्ज्यूम नहीं करना आपने। आपने एग्जामिनर से डायरेक्टली पूछ लेना है कि डू यू मीन दिस, डू यू मीन दैट क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फास्ट वे, और डू यू मीन समथिंग एल्स? और एग्जामिनर आपको एक्सप्लेन कर देगा। एक दफ़ा बात समझ नहीं आई, आपने दूसरी दफ़ा पूछ लेनी है, दूसरी दफ़ा नहीं आई, तीसरी दफ़ा आपने किसी भी तरह से उसको टैकल करने, एक्सप्लेन करने की ट्राई करनी, बट डू आस्क द क्वेश्चन। आपने इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। यू आर पेइंग अ हेफ्टी सम ऑफ मनी फॉर अपियरिंग फॉर दैट्स एग्जाम। तो इसमें अगर आप एग्जामिनर से पूछ लें, इसमें कोई मसला नहीं है। जब मैंने टेस्ट दिया था, मैंने अपने टेस्ट में उनसे एक पेन एंड पेपर मांगा था and I was really anxious. So I wrote some affirmations on the pen and paper before starting, or I wrote thoughts in my mind before starting the exam. And writing में, reading में और listening में throughout मेरे पास वो पेपर रहा था जिसके अंदर मैं अपने थॉट्स या कोई मुझे बात मुश्किल लग रही तो फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। और आई थिंक आई आस्क्ड देम दैट इफ आई कैन ब्रिंग सम स्नैक्स देयर टू, ठीक है? So it's completely all right. You're a human being. You're paying hefty sum of money to go to these countries, and you should not take your time and money lightly. ठीक है? Next slide, please. टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। इनके ऊपर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आएगा आपको। आपसे पहले पहले टाइम मैनेज नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आपकी स्टडीज़ से बहुत ऐसा टाइम छूटा हुआ है, या अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हुए, लेट्स से मैं डायरेक्टली लम्स की बात करूँगी। अगर आप लम्स से नहीं पढ़े हुए, या आप हार्वर्ड से नहीं पढ़े हुए, या आप बहुत ऐसे इस तरह के इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हुए, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़े में जो कि हम पाकिस्तान में सब लोग पढ़ते हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका लाइक विदिन 7 डेज़ आपका जो है ना 8 या 9 बैंड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि हमें तैयारी करवा दें और हमें 8 बैंड चाहिए, तो विदिन लाइक अ वीक। दैट्स इनसेन एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। आप टाइम हर रोज़ 1 घंटा लगाएँ, 1 मॉड्यूल करें, आपका टाइम अच्छा मैनेज हो जाएगा, आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट। ईशा, नेक्स्ट स्लाइड। ग्रामर एंड वोकैबुलरी की मैं बात कर चुकी हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बट इसको आपने इस तरह वेटेज नहीं देना कि 75% है, 80% है, जस्ट 25%। बट बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, मतलब बहुत बेसिक मिस्टेक्स आप ना करें। नेक्स्ट। प्रैक्टिस मटेरियल्स व्हेन इट कम्स टू द पेपर बेस्ड टेस्ट, तो प्रैक्टिस मटेरियल्स आपको बुक्स उर्दू बाज़ार से या और किसी बुक शॉप से मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास आइट्स के पास पेपर्स होते हैं।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए देर आर सेवरल वेबसाइट्स। एक वेबसाइट ईशा ने खुद भी चैट बॉक्स में शेयर की है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू नीड समवन टू डिस्कस तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं प्रोफेशनल इस पे सेशन इस पे करती रहती हूँ, आर्ट्स की देती रहती हूँ सेशंस। एंड देन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर फर्दर ऑन, एंड मैं आपको प्रॉपरली वन टू वन बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। वही बात प्रैक्टिस सेशन की है कि मॉक टेस्ट में ये होता है कि प्रैक्टिस सेशंस तो होते हैं जिसके अंदर होता है कि आप एक दिन एक टेस्ट कर रहे हैं, सेकंड डे सेकंड टेस्ट कर रहे हैं, एंड देन थर्ड डे अगर आपको दिल कर रहा है तो आप दो टेस्ट इकट्ठे कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में ये होता है कि जो एक्चुअल आइट्स का फॉर्मेट होता है जिस दिन आप टेस्ट देने जाते हैं, उसमें फर्स्ट टेस्ट आपका होता है लिसनिंग का। उसके बाद इमिडिएटली लाइक विद इन 2-3 मिनट्स आपका स्टार्ट हो जाता है रीडिंग का। देन द थर्ड टेस्ट इज ऑफ राइटिंग। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट करवाती हूँ तो उसमें दे शेयर देयर स्क्रीन, एनी वेबसाइट। शायद मैं आपको एड्रेस करती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, उसके अंदर क्या बात कर रही थी, मॉड्यूल की बात कर रही थी, मॉक टेस्ट की बात कर रही थी। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करके मैं देख रही होती हूँ कि वो उनकी टेस्ट अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, क्या पैटर्न है। समटाइम्स स्टूडेंट्स को खुद रियलाइज नहीं होता कि वो मिस्टेक पैटर्न में कर रहे हैं, और उनको दे डोंट रिकॉग्नाइज दैट मिस्टेक। एंड मॉक टेस्ट प्रॉपर वही जिस तरह एक आइट्स के सेंटर में होता है वैसे ही होता है, ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर में होता है। स्पीकिंग का टेस्ट आपका उसी दिन भी हो सकता है, आपका एक हफ्ता पहले हो सकता है, आपका एक हफ्ते बाद हो सकता है। तो स्पीकिंग टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ये तीनों टेस्ट इकट्ठे होते हैं, तो मॉक टेस्ट इस तरह से किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टेस्ट के टिप्स यही है कि नाश्ता करके जाएं अगर आपका टेस्ट सुबह है तो। नहीं तो जिस टाइम भी है, जस्ट हैव सम समथिंग, या जो आप खा पी के जाएं। अपना ग्लूकोज लेवल ठीक रखें। वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो इफ़ यू थिंक दैट योर ग्लूकोज विल इफ़ योर शुगर लेवल विल गेट लो, तो आप अपने साथ कोई स्नैक्स लेके जा सकते हैं, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, एनीथिंग यू लाइक, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट एज लॉन्ग एज वो देखने के रैपर में नहीं है, किसी और बॉक्स में, एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी चीटिंग मटेरियल। वैसे चीटिंग मटेरियल होता ही नहीं है, बिल्कुल एक न्यू टेस्ट आता है तो कहाँ से चीटिंग करेंगे, बट स्टिल आप लेके जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बिल्कुल आखिरी दिन प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले आप बहुत बड़ा टेस्ट दे रहे हैं, आप एंशियस होंगे, सो डोंट प्रैक्टिस ऑन द लास्ट डे। थर्ड टिप इज़ दैट हाइड्रेटेड रहें, पानी पी के जाएं। वहाँ पे भी आप अपने साथ पानी लेके जा सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब टेस्ट आपके सामने आए तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हो जाएगा। लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ कर लिया है, प्रॉब्लम्स ओवरकम किया, ये भी हो जाएगा। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे, तो फिर वाकई हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दैट्स द एंड ऑफ टेस्ट, एंड ऑफ सेशन प्रेजेंटेशन। ईशा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। आई थिंक इट्स लास्ट वन। स्कोरिंग क्राइटेरिया भैया दैट 0 to 9 है, ठीक है। आपके पास जो स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर एवरी मॉड्यूल इज 0 to 9, जिसके अंदर 4 बहुत बेसिक है, 4 ऐसा है, या मतलब 0 कह सकते हैं, 0 ऐसे जहाँ पे आपने टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया। फर्स्ट में आपने बिल्कुल इरेलीवेंट मटेरियल लिखा है, अटेम्प्ट किया है। देन जो फोर्थ और फिफ्थ है, आई थिंक 5 और 5.5 इज एक्सेप्टेबल फॉर द जनरलाइट्स। एंड देन जो एकेडमिक है वो 7, 6.5, 7 इस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, 7.5 तक। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जो 4 क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स किए जाएंगे। अच्छा, अब लेट्स से कि आपका रीडिंग में आया 5.5, आपका लिसनिंग में आया 7, आपका राइटिंग में आया है 6.5, आपका स्पीकिंग में आया है 8। उन चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, उसमें जो आपका स्कोर आएंगे उसके ऊपर आके मतलब पूरा आइट स्कोर डिटरमाइन होगा। लेट्स से आपका स्कोर आता है ओवरऑल, ये ज़रूरी नहीं मैं जब आपको फिगर बताया वही मैं कर रही हूँ कैलकुलेट, बट एक ओवरऑल स्कोर की बात कर रही हूँ, एक जनरल एग्जांपल की, कि आपका ओवरऑल स्कोर आया है 6.25, तो वो राउंड ऑफ करके 6 हो जाएगा, वो राउंड ऑफ करके 6.5 नहीं होगा। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इसलिए आपने प्रैक्टिस अच्छी करनी है, इस पे फोकस करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप
जिस तरह फ्रीलांसर्स को असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं कि भाई ये मेरी एकेडमिक असाइनमेंट कर दो, ये काम आप दूसरों को नहीं दे सकते, ये काम आपने खुद ही करना होगा, आपको खुद इस बारे में सीरियस होना होगा। अच्छा, अब आई थिंक दैट्स द एंड। मैं देखती हूँ कि आपके कौन से मैसेजेस आए हुए हैं। शाइस्ता ने पूछा है कि इज देयर एनी वेबसाइट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग मॉड्यूल्स व्हिच आल्सो शो आवर बैंड्स? अनफॉर्चुनेटली शाइस्ता, आई डोंट नो अबाउट द स्पीकिंग टेस्ट जिसमें आपको बैंड्स भी बताए जाएं। हाँ, जो मैंने आपको आइट्स की वेबसाइट बताई है उसके अंदर आपको, अगर आप, आई थिंक देयर इज दिस सब्सक्रिप्शन दे रिक्वायर, या उनको मतलब पेमेंट करनी होती है, तो वो आपका राइटिंग और स्पीकिंग का असेस कर देते हैं, चेक कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट। बाकी जी ईशा, मैं इसी की बात कर रही हूँ जो आपने लिंक शेयर किया है। इसके अंदर आपके पास स्पीकिंग की क्वेश्चंस होते हैं, आपने रिकॉर्ड करके आंसर करना होता है, एंड द कम्युनिटी जजेस यू, एंड दे आर नॉट द प्रोफेशनल आइट्स एग्जामिनर। प्रोफेशनल आइट्स एग्जामिनर जो उस वेबसाइट के हैं, उसको उनको आपको पे करना होता है। बाकी स्पीकिंग के लिए मैं जनरली यही कहूँगी कि आपके पास अगर कोई पार्टनर है तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही स्पीकिंग बेहतर होगी। इसके अलावा देर इज नो अदर ऑप्शन। प्रैक्टिस विद अ स्पेसिफिक पार्टनर, फ्रेंड, एनी वन दैट यू नो ऑफ, तो उसमें आपकी स्पीकिंग करेंगे तो आपकी अच्छी होगी। um, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं स्पीकिंग का जो प्रैक्टिस होती है वो जिस तरह एक नॉर्मल आइट्स का टेस्ट होता है, यूजली ऐसे नहीं होता, वैसे भी होता है, बट डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल मैं उनका टेस्ट उनके लिए कस्टमाइज करती हूँ। सो लेट्स से देयर इज दिस स्टूडेंट जिनको जिनकी ग्रामर अच्छी है, जिनकी वोकेबलरी अच्छी है, बट उनका नॉलेज गैप है, नॉलेज कम है, तो मैं उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। किसी स्टूडेंट की ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जिसके अंदर उनकी ग्रामर को टेस्ट किया जाए, और ग्रामर फ्रॉम द इजीएस्ट टू डिफिकल्ट लेवल उनकी मैं सही कर सकूँ, उसको इम्प्रूव कर सकूँ, मेंटर कर सकूँ उनको ठीक से। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट? Anyone? Do you have any questions about the IELTS test? You can, any tips of for students who don't have O level, A level background? Okay, all right. जिनको O level, A level background नहीं है, उनको मैं ये कहूँगी that start from the very basic reading, ठीक है? आप लिबर्टी बुक्स जाएं, आप उर्दू बाजार जाएं, और जो बहुत सिंपल इंग्लिश में नॉवेल्स होते हैं आप उनका पढ़ना शुरू कर दें। द मिनट यू स्टार्ट रीडिंग देम, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब आप एक नॉवल पढ़ेंगे तब उसके बाद उससे ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश वाले नॉवेल्स उठा सकते हैं, बुक्स उठा सकते हैं, तो उसके अंदर आप नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हैं और फिक्शन भी पढ़ सकते हैं। टू कीप द इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं टू किक स्टार्ट द इंटरेस्ट, आई विल सजेस्ट के यू स्टार्ट रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स। दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड देन आप, मैं पर्सनली नॉन फिक्शन रीडिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आप फिक्शन रीड करना चाहते हैं तो गो फॉर द फिक्शन, एंड देन आप लेटर ऑन न्यूज़पेपर्स की तरफ आ सकते हैं। बट फर्स्ट, जिनका इंग्लिश स्कूल का बैकग्राउंड नहीं है, ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज एनी सजेशन फॉर रीडिंग? कैफी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग में क्या सजेशन चाहिए पर्टिकुलरली, ताकि मैं उस पॉइंट को एड्रेस कर सकूं? कैफ, सॉरी। रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, बता दें डिटेल में, बाकी फर्दर मैं रीडिंग का यही बताऊंगी कि कुछ वेबसाइट्स हैं, ओके, सो ये like the kind of books we should start reading. Um, I would say that for the reading part, एक तो ये कि नेशनल जोग्राफिक जो मैगजीन है, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है नेशनल जोग्राफिक की, उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उस तरह के आपके पास पैराग्राफ्स आते हैं। कभी कोई बर्ड के बारे में आ गया है, कभी कोई क्रोकोडाइल के बारे में आ गया है, किसी भी चीज़ के बारे में आ सकता है। अच्छा, राइट। उसके बाद बुक्स की तरफ आते हैं, तो बुक्स में जो टॉप कैटेगरी बुक्स हैं,
जिसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज़ लाइक द यूएस बेस्ट सेलर बुक। ठीक है, आजकल बेस्ट सेलिंग ये जा रही है, तो आप ट्रेंड देख सकते हैं गूगल के ऊपर और उसमें जो कैटेगरी आपको अच्छी लगती है उसको पढ़ना शुरू कर दें। मैं पर्सनली रीड करती हूँ अबाउट फाइनेंस, आई रीड अबाउट साइकोलॉजी एंड या दैट्स अबाउट इट, दीज आर माई इंटरेस्ट। ठीक है, हो सकता है आपके इंटरेस्ट चेंज हो, तो जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बुक रीडिंग शुरू कर दें अच्छे ऑथर्स की। फॉर रीडिंग आई एम फेसिंग अच्छा, ये क्वेश्चन है शाइस्ता की तरफ से। लेट मी रीड इट, एक मिनट। For reading, I'm facing a time management problem and then type of questions, and to understand these questions and extract information from these take a lot of time. In suggestion, शाइस्ता मैं ये कहूँगी कि आपको अपना पैटर्न एनालाइज करना होगा। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे से सेशन लेना चाहते हैं तो फिर वो आप मेरे साथ रब्ता कर लें। ईशा को मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर प्रोफेशनली पेड सेशंस होते हैं, वो अगर आप मेरे से लेंगी तो मैं आपको फर्दर पूरा एक अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगी। अभी आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी आंसर दे दूँ। Second question is from Fatma. How can I prepare my O-level students? What are the basic resources I can tell them about? आपको O level के स्टूडेंट्स को आइट्स पढ़ाना है या आपको O level स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ानी है फातिमा? I'm just confused, a bit confused here. Assalamu alaikum. अच्छा नूर, so basically I need to work on their profile building. तो उनको नो हाउ देनी है आइल्स और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं ना, which is should know about. ओके, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, इसका रिसोर्सेज की मैं बात नहीं करूँगी, रिसोर्सेज बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। बाकी मैं यही कहूँगी दैट यू नीड टू जस्ट रीड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स, देन प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप उनको डिटेल से गाइड कर सकें कि हर एग्ज़ाम किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज का तो ठीक मैंने है। आपको आज बता दिए। बाकी आप जो और भी एग्ज़ाम्स हैं, जिस तरीके से आईजीसीएसई का एग्ज़ाम्स है और डिफरेंट हम्म। एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उनकी फॉर्मेटिंग के ऊपर स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं इन डिटेल। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑल कॉन्टेक्ट मी टू। ठीक है। अच्छा, हमजा का चलें, ठीक क्वेश्चन है, है। ऑल्सो देयर इज अ बुक सीरीज ऑफ कॉलम्स इंग्लिश फॉर एग्जाम। थैंक यू हमजा दैट यू टोल्ड अबाउट द कॉलम्स इंग्लिश एग्जाम। आई थिंक आपके इस मैसेज से बहुत सारे लोग बेनिफिट कर गए होंगे। अच्छा, आई एम गोइंग टू या आई थिंक इट्स द एंड ऑफ सेशन। हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबने मेरे सेशन से बेनिफिट किया है। अगर कुछ मिस्टेक आई हो या अगर मैंने कोई कोई ऐसी बात की हो जो आपको अच्छी ना लगे तो थोड़ा सा दरगुजर कीजिएगा। इट वॉज माई वेरी फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट आई कैन से दैट पब्लिक सेशन। वैसे तो मैं देती रहती हूँ बट इट वॉज माई वेरी फर्स्ट पब्लिक सेशन, सो आई होप इट बेनिफिटेड यू। ओवर टू यू शो। Okay, great. First of all, Noor, do you want me to share your LinkedIn profile with the students? Sure, sure, please do. Yeah. Okay, guys, I'll share it in the WhatsApp group. For now, Noor, thank you so much for giving us your time and for giving everyone a brief overview of the format. Other than that, of course, your counselors will be sharing the resources with you as well. And Noor, you're more than welcome to join the team whenever you like. Okay. Sure, I will. So overall, it was a pretty great session. Thank you so much, Noor, and thank you everyone for joining. I'm I'll glad see you I guys in the I group. was. I think we can end the meeting now. Yeah, yeah, Yeah. sure. Okay. Allah Hafiz. Allah Take Hafiz, care. everyone. Thank you so much again, Noor. Everyone.